नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रत्यवर्ती धारा का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे वाटहीन धारा से लेकर के ट्रांसफार्मर तक और साथ ही साथ लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, यदि आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत सारी जानकारी आपके हाथों से छूट जाएगा। इससे निवेदन करूंगा कि आप सभी ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझने का प्रयास करें, ताकि लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप आसानी से लगा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वाटहीन धारा क्या है। पिछले वीडियो में आपने देखा वाटहीन धारा कहाँ पे लागू हो रहा था, जहाँ पे ऊर्जा शक्ति क्षय नहीं हो रही थी लेकिन धारा बह रही थी, वहाँ पे हम वाटहीन धारा उसको नाम दिया था। अब हम देखते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि शुद्ध प्रेरक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि शुद्ध प्रेरक युक्त अथवा शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में उल्टता V और धारा I के बीच 5/2 रेडियन का कलांतर मतलब होता है, उसमें गैप होता है 90 अंश का, 180 अंश का, उसको कलांतर बोला जाता है ना। कला मतलब उसका कंपन करने की क्षमता होती है उल्टा और धारा में, उसको हम कलांतर कहते हैं। लेकिन उसके बाद कलांतर होता है, अतः ऐसे परिपथ में प्रति चक्र औसत शक्ति क्या होती है, 0 होती है। औसत शक्ति का फार्मूला ये होता है आपका, और इसमें cos फाई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे यदि किसी परिपथ में, ध्यान रखिएगा, किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरक युक्त अथवा शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में उल्टता V और धारा I के बीच यदि π/2 रेडियन का कलांतर हो, है ना, तो ऐसे परिपथ में प्रति चक्र औसत क्या होगी, शक्ति क्या होगी, 0 होगी। जिसमें या कभी कभी पूछ सकते हैं आपको, वाटहीन धारा में किसके होने से परिपथ का औसत चक्र 0 होगा, तो इसमें क्या रहेगा, शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अर्थात परिपथ की प्रति चक्र औसत शक्ति 0 होती है ना। यहाँ पे प्रति चक्र औसत क्या होती है, 0 होती है। परिपथ में कोई ऊर्जा क्षय नहीं होती है। यहाँ रखिएगा, ऐसे परिपथ में कोई भी ऊर्जा क्षय नहीं होगी। इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा को हम क्या कहेंगे, वाटहीन धारा कहेंगे। वाटहीन धारा किसे कहते हैं, जहाँ पे परिपथ की प्रति चक्र औसत शक्ति 0 हो, कोई भी क्षय न हो। तो ऐसे परिपथ में यदि धारा बहती है तभी उसे क्या बोला जाएगा, वाटहीन धारा कहा जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि चौक कुंडली के निर्माण में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। चौक कुंडली में किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, जहाँ पे ऊर्जा क्षय नहीं होती है, केवल धारा बहती है। तो ऐसे सिद्धांत को चौक कुंडली निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए तो हम पढ़ते हैं अभी चौक कुंडली। इसका महत्वपूर्ण बहुत जगह, अच्छी जगह इसका उपयोग होते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में, एक मिनट साथियों, प्रत्यवर्ती परिपथ धारा में बिना ऊर्जा क्षय के धारा नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध की प्रेरक कुंडली को चौक कुंडली कहते हैं। अब इसमें क्या ध्यान देना होगा आपको कि चौक कुंडली का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रित करने के लिए चौक कुंडली का उपयोग किया जाता है। लेकिन चौक कुंडली का निर्माण किससे होता है, प्रयुक्त प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध की प्रेरक कुंडली। इसमें कौन कौन सा प्रयुक्त किया जाता है, प्रेरकत्व उपयोग होता है और साथ ही साथ क्या उपयोग होता है, प्रतिरोध उपयोग होता है। तो ऐसे प्रेरक कुंडली को क्या बोलेंगे हम, चौक कुंडली कहेंगे। और चौक कुंडली का उपयोग किस लिए किया जाता है,
प्रतिवर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसकी संरचना क्या होती है, चोक कुंडली किससे बनी होती है? तो चोक कुंडली बनाने के लिए नर्म लोहे के पटलित क्रोट पर तांबे के मोटे विद्युत रुद्ध तार को बड़ी संख्या में पास पास लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है, जिसे चोक कुंडली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसका उपयोग किया जाता है? नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है जो पटलित होती है, और इसमें साथ ही साथ विद्युत रोधी मोटे तार का उपयोग किया जाता है और बहुत ही बड़ी संख्या में लपेट कर बनाई जाती है, तो इसे बोलते हैं चोक कुंडली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुंडली जब बनाया जाता है तो उसमें स्वप्रेरकत्व L और प्रतिरोध R होता है। ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, चोक कुंडली जो है स्वप्रेरकत्व के सिद्धांत पर काम करते हैं। स्वप्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है चोक कुंडली। स्वप्रेरण किसे बोलते हैं? दो कुंडली होती है इस प्रकार से, है ना, उस कुंडली को एक दूसरे में क्या किया जाता है? रखा जाता है और उसको आगे पीछे खिसकाया जाता है। तो क्योंकि दोनों कुंडली एक ही में है तो स्वयं के कारण उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? स्वप्रेरण कहा जाता है। तो चोक कुंडली जो है स्वप्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे यदि स्वप्रेरकत्व L हो और प्रतिरोध R हो तो इसमें प्रतिबाधा का सूत्र आपको फार्मूला याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रतिबाधा जहाँ पे एल आर हो तो वहाँ प्रतिबाधा क्या होती है? तो दोनों फार्मूला यहाँ पे लागू होते हैं, √r² प्लस XL² या √r प्लस ω_L²। ω_L² ऐसे होता है क्योंकि XL का मान क्या होता है? ω_L होता है, XL का मान। चलिए आगे चलते हैं, देखिए आगे परिपथ की प्रतिबाधा, जो हम परिपथ का निर्माण कर रहे हैं चोक कुंडली के लिए, उनकी प्रतिबाधा अधिक होती है। प्रतिबाधा अधिक होने के कारण परिपथ में बहने वाली धारा का मान कम हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे एल आर है, स्वप्रेरकत्व है, प्रतिरोध भी है, कम न्यून मात्रा का प्रतिरोध है, दोनों का उपयोग किया जाता है, प्रतिबाधा उत्पन्न होती है। तो प्रतिबाधा अधिक होने के कारण परिपथ में बिना क्षय के धारा का मान कम होने लगता है। तो चोक कुंडली का काम ही क्या है कि प्रतिवर्ती धारा को बिना ऊर्जा क्षय के धारा नियंत्रण करना। नियंत्रण तो हो ही गया, है ना। तो एल आर परिपथ के लिए यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं शक्ति गुणांक। क्या बोला जाता है इसको? शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक क्या होता है? R/√R² प्लस ω_L², जहाँ cos फाई बराबर क्या होता है? R/Z। और Z का मान हमने प्रतिबाधा का मान तो जानते हो आप, पीछे बताया हूँ मैंने प्रतिबाधा का मान। और इसी में प्रतिवर्ती धारा परिपथ में वह औसत शक्ति, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बताया था उस समय? 0। शुरू में बताया था कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में वह औसत शक्ति क्या होती है? 0 होती है। केवल यहाँ पे धारा बहती है, कोई भी ऊर्जा क्षय नहीं होती। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे, चोक कुंडली में वह औसत शक्ति 0 होती है, इसलिए इसको आदर्श चोक कुंडली भी कहते हैं। चोक कुंडली में वह औसत शक्ति 0 होती है, इसीलिए आदर्श चोक कुंडली भी इसको कहा जाता है। और एल आर परिपथ, चूंकि चोक कुंडली एल आर से बना हुआ है, स्वप्रेरकत्व और प्रतिरोध से बना हुआ है, तो इसे एल आर परिपथ भी कहा जाता है। तो इस परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? XL = WL। ठीक है, ω_L, सॉरी मैं W ही हमेशा W बोलना आदत बन गया है, तो इसमें अब ध्यान मत दीजिएगा, ω_L। अब कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं चोक कुंडली के लिए। चोक कुंडली का उपयोग करके बिना ऊर्जा व्यय के प्रतिवर्ती धारा की नियंत्रण किया जा सकता है। उसके बाद चोक कुंडली की क्रोड नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फेरों की संख्या
अधिक रखने से स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है, क्योंकि चोक कुंडली जो है स्वप्रेरकत्व के सिद्धांत पे काम करता है। आगे देखते हैं, इधर देखिए वाला, प्रतिवर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि चोक कुंडली में धारा नियंत्रण के लिए या प्रतिवर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा के कारण जो है विद्युत ऊर्जा का किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय हो जाएगा। इसलिए ये प्रतिवर्ती धारा को नियंत्रण करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग नहीं किया जाता। क्योंकि प्रतिरोध का उपयोग किसमें करते हैं, चोक कुंडली में, लेकिन न्यून मात्रा वाला, एकदम न्यून, है ना। और इसके कारण इसमें कोई भी ऊर्जा क्षय नहीं होती, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर नाम बिल्कुल सुने होंगे आप। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर हम किसे कहेंगे। तो साथियों यहाँ पे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यवर्ती धारा उल्टता को, ध्यान रखिएगा, प्रत्यवर्ती धारा उल्टता को बढ़ा या घटा देता है। एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यवर्ती धारा की उल्टता को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देता है। इसका कार्य अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, जब एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान को या मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसमें दो कुंडली रखी जाती है इस प्रकार से अलग अलग। एक में यदि धारा में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखे दूसरे कुंडली में भी उसके विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण इसमें प्रत्यवर्ती धारा उत्पन्न होती है। इसलिए इसको अन्योन्य प्रेरण कहा गया है। स्वप्रेरण में कुंडली को एक दूसरे में रखा जाता है और आगे पीछे खिसकाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार की होती है। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार की होती है, एक तो अपचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बताना चाहूँगा मैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, यह ट्रांसफार्मर, ध्यान से समझिएगा, यह ट्रांसफार्मर उल्टता को घटा देता है। अप मतलब कम, अपचाई मतलब कम, किसको घटा देता है, जो कि हमने ट्रांसफार्मर में देखा था कि प्रत्यवर्ती धारा की उल्टता को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार की होती है। पहला ट्रांसफार्मर में अपचाई, जो कि ट्रांसफार्मर की उल्टता को घटा देती है किंतु धारा के मान को बढ़ा देता है। धारा के मान को बढ़ाएगा लेकिन धारा की उल्टता को घटा देती है ये। और इसमें क्या होता है, इसमें दो कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली एंड सेकेंडरी कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है लेकिन तार पतला होता है। सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है लेकिन तार मोटा होता है। तो बनावट तीन भाग से होते हैं। एक तो प्रचलित कोड होता है ट्रांसफार्मर में, प्राथमिक कुंडली होती है और द्वितीय कुंडली होती है। तो प्रचलित कोड होता क्या है, तो प्रचलित कोड जो होता है नर्म लोहे की आयताकार या वृत्ताकार पहियों से बना होता है। वो इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से, ऐसा बीच जो है छेद रहता है। यदि आयताकार रहेगा तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, बीच में छेद रहेगा, है ना। कारण, प्रचलित कोड बनाने का कारण क्या है, प्रतिरोध बढ़ जाते हैं जिसके कारण भ्रमण धाराओं का मान कम हो जाता है, अधिक शक्ति की धारा प्राप्त होती है। प्रचलित बनाने का मुख्य कारण क्या है, प्रतिरोध बढ़ेगा जिसके कारण भ्रमण धाराओं का मान कम हो जाएगा और जो शक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं
उसकी अधिक शक्ति की धारा हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में देखिए हम प्राथमिक कुंडली के बारे में बता रहे थे, तो अब चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली देखिए। जिस कुंडली के फेरों के सिरों पर उल्टता को लगाया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ठीक है, जिस कुंडली के सिरों पर ऐसी उल्टता लगाया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ठीक है, अब आता है, अब चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, जिसे NP से दर्शाया जाता है। तार पतला होता है, फेरों की संख्या अधिक होती है तो तार क्या होगा? पतला होगा। सॉरी, मैंने उस समय मोटा बता दिया था। तार क्या होगा? पतला होगा। प्राथमिक चलिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होती है? प्राथमिक में प्राथमिक जो कुंडली होती है उनमें फेरों की संख्या कम होती है, किंतु तार जो है वो मोटा होता है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान देने होंगे कि प्राथमिक कुंडली में, या प्राथमिक कुंडली किसे कहेंगे? जिस कुंडली के सिरों के पर ऐसी उल्टता को लगाया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहा जाता है। अब चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और तार पतला होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या कम होती है लेकिन तार मोटा होता है। ये तो हो गया प्राथमिक कुंडली के बारे में। अब द्वितीय कुंडली के बारे में देखिए। जिस कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में उल्टता को लगाया जाता है, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल भी लगाया जाता है। अब चाई ट्रांसफार्मर के फेरों की संख्या कम होती है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अब चाई ट्रांसफार्मर में कम होती है, किंतु तार मोटा होता है। मोटा तार बहने वाली धारा को क्या कर देती है? प्रबल होती है, या बहने वाली धारा क्या होती है? मोटे तार में प्रबल होती है। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर की देखते हैं। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है लेकिन तार पतला होता है। जस्ट विपरीत है। यदि हम अब चाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, तार पतला होता है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, तार मोटा होता है। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में आ जाइए, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में फेरों की संख्या कम होती है, तार मोटा होता है। द्वितीय कुंडली में तारों की संख्या अधिक होती है, तार पतला होता है ना? ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको बताने के लिए भूल गया हूं मैंने यहाँ पे केवल अब चाई ट्रांसफार्मर के बारे में बताया है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बताना भूल गया। तो आप सुनिए यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है। चलिए यहाँ बता देता हूँ। यहाँ मैंने अब चाई ट्रांसफार्मर के बारे में बताया कि अब चाई ट्रांसफार्मर उल्टता को घटा देता है। ट्रांसफार्मर उल्टता को घटा देता है किंतु धारा के मान को बढ़ा देता है। उसी प्रकार से ऊंचाई ट्रांसफार्मर में आइए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा? उल्टता को बढ़ा देगा, उल्टता को बढ़ा देगा किंतु धारा के मान को घटा देता है। ध्यान रखिएगा, जस्ट विपरीत। अब चाई उल्टता को घटाता है, धारा के मान को बढ़ाता है। ऊंचाई उच्च उल्टता को बढ़ा देता है, धारा के मान को कम कर देता है। ऐसा याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऊंचाई ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा संकेत बनाने का प्रयास किया, जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, तार पतला होगा। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, तार मोटा होगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है? एलीमीटर, पावर सप्लाई में, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, मोटर आदि में। वेल्डिंग कार्य में अब चाई ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नाइट लैंप में अब चाई ट्रांसफार्मर का उपयोग है। अब चाई मतलब जिसमें उल्टता को कम कर देता है।
अब देखिए लास्ट, विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों तक ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। पावर हाउस में धारा की प्रबलता अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, ट्रांसफार्मर के बाद जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देने होंगे, कुछ चीज़ें को, मतलब ये अतिरिक्त है, मान के चलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। जहाँ पे एल आर परिपथ के बारे में केवल फार्मूला आप याद रखिए। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रतिवर्ती धारा के लिए एल आर परिपथ, क्या बोलेंगे इसको, एल आर परिपथ। इसमें परिणामी उल्टा तक की फार्मूला याद रखिए, ये वाला हो चाहे ये वाला आप याद रखिए, ठीक, ये वाला याद रखिए आप। प्रतिबाधा के लिए ये वाला फार्मूला याद रखिए, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर अंडर रूट, इसको ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। टेन फाई कालांतर के लिए आपको ये वाला याद रखना है या ये वाला याद रखिए, दोनों सेम है, याद बिल्कुल रखना पड़ेगा। धारा के लिए आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई याद रखना होगा। अब ये शक्ति गुणांक कॉस फाई आर बटे जेड आर बटे ये वाला दिख रहा है आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर आपको याद रखना है, ये वाला देखो, है ना। ये फार्मूला बस याद रखना है, इसमें कुछ नहीं याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे भी आपको मिलेंगे आरसी परिपथ, आरसी परिपथ मिलेंगे। आरसी का मतलब होता है प्रतिरोध और संधारित्र, और एल आर का मतलब होता है प्रेरकत्व और प्रतिरोध। यहाँ भी परिणामी उल्टता आपको याद रखना है, वी स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, तो ये वाला आपको याद रखना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। जहाँ पे वी सी है वहाँ पे एक्स सी होगा, है ना। जहाँ वी एल है वहाँ पे ओमेगा एल होगा। प्रतिबाधा क्या होगा, प्रतिबाधा देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। कालांतर देखिए इसका आरसी परिपथ का, ये वाला कालांतर आपको याद रखना है, 1/ओमेगा सी आर। उसके बाद धारा आपको याद रखना है, आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। शक्ति गुणांक आपको कॉस फाइव इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, आर बाई जेड, ठीक, इसको केवल याद रखिए आप। उसके बाद देखिए एलसी परिपथ, एलसी परिपथ को अनुनादी परिपथ भी कहा जाता है। श्रेणी जहाँ प्रेरकत्व और संधारित्र, एल मतलब प्रेरकत्व होता है और सी मतलब संधारित्र होता है, तो इसके परिणामी उल्टा भी आप ये वाला देखिए, याद रखिए। इसका बहुत कम पूछते हैं, प्रतिबाधा पूछ देंगे, कालांतर तो नहीं पूछेंगे, मतलब इसमें केवल प्रतिबाधा पूछ सकते हैं एलसी परिपथ में, बाकी जो है चीज़ नहीं पूछते, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आप पूछेंगे एलसी परिपथ में अनुनाद है, क्योंकि एलसी परिपथ को अनुनाद की स्थिति भी कहा जाता है, अनुनादी परिपथ भी कहा जाता है। तो ये वाला आपको पूछ सकते हैं कि एलसी परिपथ में अनुनाद जो कोणीय वृत्ति होती है, कोणीय वेग होता है, उसका फार्मूला क्या होती है, तो 1/√LC, जिसे अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। अब इसको अनुनाद की स्थिति कहा जाता है। शक्ति गुणांक उसका 0 होता है, ध्यान रखिएगा। एलसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, 0 होता है। अब आता है लास्ट जो है थोड़ा सा परिणमन अनुपात। अब ये परिणमन अनुपात होता क्या है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे अब चाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो इसका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है। अब चाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 1 से कम होता है, लेकिन उच्चाई ट्रांसफार्मर का 1 से अधिक होता है, ठीक है। अब इसकी दक्षता देखने के प्रयास करें। ट्रांसफार्मर की दक्षता हम देखते हैं तो उसकी फार्मूला क्या है, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति, है ना। जो निर्गत मतलब बाहर निकल रहा है और निवेशी मतलब अंदर आ रहा है। तो जो द्वितीय कुंडली द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसके अनुपात बटे प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई ऊर्जा, प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई ऊर्जा, ये प्राप्त की ऊर्जा और ये द्वारा ली गई ऊर्जा, मतलब बाहर निकल रहा है वो, है ना, निवेशी और निर्गत, ठीक। तो इसके अनुपात को हम क्या बोलेंगे, इसकी दक्षता बोलेंगे। तो इसी में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ पूछते हैं
कि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है वो 100% होती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा देखा नहीं गया है, ध्यान रखिएगा ये। लेकिन ये संभव नहीं है। लगभग जो है 99% या तो 98%, मतलब 1 से 2% ऊर्जा क्षय होती है। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय जो है इस प्रकार से कौन कौन से नाम से जाना जाता है ऊर्जा क्षय को। एक तो है ताम्र क्षय, दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स क्षय, तीसरा है लौह क्षय, और चौथा है शैथिल्य हानि, और पांचवा है गुंजन क्षय। इसको याद रखिएगा विशेष तरीका से। ट्रांसफार्मर शक्ति संवर्धन नहीं करता, शक्ति संवर्धन करके नहीं रखता ट्रांसफार्मर, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा क्षय के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ताम्र क्षय के बारे में। तो ताम्र क्षय को कॉपर लॉस भी कहा जाता है। तो इसमें ताम्र क्षय में होता क्या है, एक्चुअली में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट होता है, उसे हम ताम्र क्षय कहते हैं। किसमें होता है, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में जो क्षय होता है ना, नष्ट होता है, ऊर्जा नष्ट होता है, उसे हम ताम्र क्षय कहते हैं। इसको कैसे बचाया जा सकता है, इस क्षय को दूर करने के लिए तांबे के मोटे तार का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि ताम्र क्षय से बचना है तो आपको तांबे के मोटे तार को लगाना होगा। उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स को देखिए, फ्लक्स क्षरण जो वायु में होते रहता है, जब चुंबकीय फ्लक्स होता है तो वायु में उसका क्षरण होता रहता है। तो इसको बचाए के लिए क्या करोगे आप, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली को एक दूसरे के ऊपर लपेटकर इस क्षय को कम किया जा सकता है। कभी कभी पूछते हैं चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, तो क्या होता है, फ्लक्स क्षरण वायु में होते रहता है। उसी प्रकार से लौह क्षय देखिए, ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। देखो यहाँ पे ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट होना, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, और यहाँ पे देखिए क्या है, ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में। लगभग आपको सेम लग रहा है, एक ताम्र है, एक लौह है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो लौह क्षय है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, तो पटलित रोड का उपयोग करके इस क्षय को कम किया जा सकता है। किसको, जो क्रोड होता है ना उसको पटलित बनाया जा सकता है, उससे वो लौह क्षय कम होगा। एक होता है शैथिल्य हानि, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की व्यय होती है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा की व्यय होती है। अब इससे हमको कैसे बचना है, इस क्षय को कम करने के लिए क्रोड जो है नर्म लोहे का बनाया जाता है, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं। अब आता है गुंजन क्षय। ये नया प्रकार की क्षय आया है जिसमें विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनिक ऊर्जा के रूप में व्यर्थ नष्ट हो जाता है ना। इसकी बचाव कोई नहीं है, व्यर्थ रूप में नष्ट हो रहा है ना, तो इसके हम बचाने के ध्वनिक रूप में जो होगा उससे कारण से हो रहा है। तो चलिए आगे हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इसका आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए पहला हमारे पास है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात कितना होगा, 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक। तो आपको पता होगा अपचाई का होता है 1 से कम और ऊंचाई का होता है 1 से अधिक। ट्रांसफार्मर की क्रूड पटलित बनाई जाती है क्योंकि ऑप्शन है, इसमें अधिक शक्ति की धारा प्राप्त होती है, इसमें अधिक उल्टता की धारा प्राप्त होती है, इससे ट्रांसफार्मर सुंदर दिखाई देता है, इससे विद्युत ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसमें अधिक शक्ति की धारा प्राप्त होती है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी आदर्श चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है, किसी आदर्श चौक का शक्ति गुणांक कितना होगा, लगभग 0, ठीक 0, लगभग 1 या ठीक 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित बनाया जाता है ताकि, देखो अभी सेकंड क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर आप लोग दोगे, पहला का मैंने दे दिया है, सेकंड नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, मैं इसको छोड़ रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर का, श्रेणी एल आर परिपथ में शक्ति गुणांक होता है। अब एल आर में शक्ति गुणांक क्या होता है, अब बताइए। शक्ति गुणांक मतलब आर बटे जेड, और प्रतिबाधा क्या होती है, आर बटे जेड बोल दिया, समझ जाइए। अब यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ भी हो नहीं सकता, यहाँ भी बचा क्या, ये वाला बचा था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही, यहाँ पे लिखा भी है एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स सी ओमेगा सी, है ना, यहाँ पे मान रख देंगे, निकल जाएगा। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत पर होती है। चौक कुंडली का किस सिद्धांत पर कार्य होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 100 प्रेरण पर इसका सिद्धांत पर कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्राथमिक में, देखो फेरों की संख्या में प्राथमिक में N1 तथा द्वितीयक में N2 है ना, यहाँ पे क्या लिखा है N2, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है N2। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ जिसमें प्राथमिक में N1 फेरों की संख्या है और द्वितीयक में N2 की फेरों की संख्या है। तो क्या होगा, N बराबर N2 होगा, दोनों में फेरों की संख्या अधिक होगी, या N1 में फेरों की संख्या कम होगी, N2 में अधिक होगी। N1 में अधिक होगा, N2 में कम होगा। N1 बटे N2 ये तो हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता, हमको देखना है B और C, और B और C में कौन सा आंसर होगा। आपको पता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में फेरों की संख्या कम होती है और तार मोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ति जो उल्टता को बढ़ा देता है। युक्ति जो उल्टता को बढ़ा देता है, प्रतिरोध, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, इनमें से कोई नहीं। अब पहला जो था अपचाई, अप मतलब क्या होता है कम करना, तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उल्टता को कम कर देगा। तो सीधा क्या बचा ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है उल्टता को बढ़ा देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक चौक कुंडली पर एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। किस परिपथ में धारा के नियंत्रण के लिए किया जाता है चौक कुंडली का उपयोग, एसी परिपथ में, डीसी परिपथ में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, केवल और केवल एसी परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, धारा को बढ़ाता है, उल्टता को बढ़ाता है, वाट को बढ़ाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अपचाई ट्रांसफार्मर उल्टता को कम करता है और धारा को क्या करता है, वो बढ़ाने का काम करता है। अब एलसी परिपथ को कहा जाता है दोलनी परिपथ, अनुगामी परिपथ, सतल्य परिपथ, या इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया था आपको एलसी परिपथ को अनुनादी परिपथ भी कहा जाता है या दोलनी परिपथ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल आर परिपथ की परिबाधा जेड इक्वल टू क्या होगा, जानते हो अंडर रूट वाला ही इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। जो भी प्रतिबाधा पूछेंगे ना तो अंडर रूट बिल्कुल देख लीजिएगा, अंडर रूट रहेगा वही इसका आंसर होगा। आरसी परिपथ के लिए कलांतर, अब कलांतर आ गया तो इसमें कलांतर कौन सा होगा, डब्ल्यू सी बटे आर, वन बाई ओमेगा सी आर बाई जेड, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर का, ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण को कहा जाता है। कौन सा क्षय कहेंगे ट्रांसफार्मर में जहाँ पे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। पहला ताम्र है, लौह है, सतल्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ताम्र क्षय, जो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर सिद्धांत पर कार्य कर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर साथियों अन्योन्य प्रेरण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा के मान को कम कर देता है। अपचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, प्रेरक कुंडली, या इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, क्योंकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर उल्टता को बढ़ाता है, धारा के मान को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रित करता है।
अब इसमें कौन है, ट्रांसफार्मर है कि चौक कुंडली है, वाटहीन धारा है कि सभी है। तो सीधी सीधी बात है, जो बिना ऊर्जा क्षय किए धारा के मान को जो नियंत्रण करता है उसका मान है चौक कुंडली। वाटहीन धारा की औसत शक्ति है 0, 90, 180 या 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी ऐसी परिपथ में वाटहीन धारा कब प्राप्त होती है? कब होगी? जब प्रतिरोध हो तब, प्रतिबाधा हो तब, शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र हो तब, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। वाटहीन धारा कब प्राप्त होगा? जब उसमें शुद्ध प्रेरकत्व हो या शुद्ध संधारित्र, दोनों में से एक होना अनिवार्य है। लास्ट क्वेश्चन है, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है वो क्या होती है? 100% होती है, लेकिन व्यवहार में नहीं माना जाता। व्यवहार में 98 और 99 तक के दक्षता मानी जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपका 20 क्वेश्चन के साथ जो है मैंने प्रत्ययवर्ती का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया है। आगे हम देखेंगे अर्धचालक पर हम देखेंगे। तो साथियों यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, दूसरों के पास ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आपसे निवेदन है लाइक ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।